बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल माँ साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरिट पर फैसला करने वाले उन 6 जजेस साहिबान के बारे में आपको बताऊंगी जिन्होंने ख़त पे लिखा था। वो अब ख़तरे में आ गए हैं। हुकूमत इन जजेस के हवाले से क्या लाहे अमल अपनाने जा रही है और किस तरह से अब इन जजेस को तंग किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, कुछ इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खान साहब की सख्त वार्निंग और सरजनश के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ने एक्शन है। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का जानशीन मुकर्रर करने के लिए कायद नून लीग की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। छोटा भाई और बड़ा भाई इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं, बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। और मरियम और हमजा क्या नवाज और शहबाज की जगह मुस्तकबिल में ले पाएंगे, कुछ इस बारे में तफसीलात हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर और पुराने जो लीडरान हैं उनकी जानिब से किस किस्म के इल्ज़ामात और गिले शिकवे किए जा रहे हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, सबसे तो पहले तो बात करते हैं कि खान साहब की सख्त वार्निंग और सरजनश के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पीटीआई इन एक्शन है। फुर्तियाँ उन्होंने काफ़ी उनकी तरफ से दिखाई जा रही हैं। उन्होंने बिलाखिर ख़त लिख दिया है और ख़त लिखा गया है उनकी जानिब से पूरी क्लिनिक पिम्स और सीडीए से उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद के अहम शाहराहों पर जो सीसीटीवी कैमराज नस्ब हैं उन कैमराज की फुटेजेस जो हैं हमें मुहैया की जाएँ, और अगर मुकर्रर वक्त तक वो फुटेजेस मुहैया नहीं की जाती हैं तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको पता ही है, सिवाय चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामी फारूक के अलावा वहाँ पर जो 6 जजेस साहिबान हैं उन्होंने हमेशा मेरिट पर फैसले किए हैं। और जो भी उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं, कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में गए हैं काफ़ी हद तक वो फैसले। और अब हुकूमत की जानिब से कुछ नए जजेस की तैनातियों के हवाले से गौर व फिक्र किया जा रहा है। हुकूमत जो है, अब वो ख़त तो ऑलरेडी उन्होंने लिखा था कि क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से उनको तंग किया जाता है, उनकी फैमिली को उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर हुकूमत के और रियासत के मर्ज़ी के मुताबिक वो फैसले नहीं करते तो फिर उनको मज़ीद तंग किया जाएगा और फैसले वो किए जाएँ जो कि ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। अब वो जजेस साहिबान अब उन 6 जजेस को मज़ीद तंग करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और हुकूमत जो है, खुद पर होने वाला जो हमला है, ये हमला जो चेयरमैन पीटीआई ने किया, आप देखें इसका किस तरह से जवाब देती है। दूसरी जानिब पीटीआई का केस भी एक लगने जा रहा है और शेख वकास अकरम जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है उनकी जानिब से खबर दी गई है। वो कहते हैं जी, शेख वकास अकरम की तरफ से कहा गया है कि दफ़ा 200 के तहत फौजदारी शिकायत दर्ज कराई गई है। कत्लेआम जो हुआ है डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, 38 लोग जख्मी हुए हैं और कुछ को गोलियां भी मारी गई हैं, जिनकी तादाद 38 बताई गई है। जो केस लगने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लापता अफराद भी इसमें शामिल हैं, हज़ारों में जिनकी तादाद बनती है। और जो कंफर्मेशन है, जो शोहदा है उनकी फिर एक दफ़ा से 12 तादाद बताई गई है। पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इतनी बौखलाहट में क्यों ये तादाद बता रही है। 12 जो शिकायत दर्ज कराई गई है दफ़ा 200 के तहत फौजदारी मुकदमे में, इसमें जो तफसीलात हैं उसमें शोहदा की तादाद एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो 12 दी गई है। नाज़रीन ग्रामी, तमाम तर सूरत हाल का अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से मजाक का काफ़ी निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि भाई ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहरी रहमान है, उन्होंने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि पहले ये मुज़ाकरात की बातें करते हैं, पहले तो माफ़ी मांगेंगे इन्होंने जो किया धरा है 9 मई का जो भी वाक़यात हैं उसमें, और फिर जिस तरह से मुर्दे इल्ज़ाम इन्होंने यलगार जो की थी इस्लामाबाद पर, उस यलगार का भी जवाब दें। और इन्होंने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक, उसकी माफ़ी मांगे पहले। तो उसी के पेश नज़र कल इसका जवाब तो दे दिया था, बड़ा बैलेंस 90 तुले अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया था बैरिस्टर अली जफर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर। शहरी रहमान साहब की इस बात का उन्होंने कहा था, माफ़ी हम मांगते हैं लेकिन माफ़ी पहले आप मांगें, माफ़ी वो मांगे, बाकायदा इसका एहतसाब करें और जो मुर्दे इल्ज़ाम है, जो कसूरवार है, वो पहले माफ़ी मांगे। अगर हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांगेंगे और अगर आपकी गलती है तो पहले आप माफ़ी मांगे, और गलती आपकी है पहले आप माफ़ी मांगे तो फिर बाद में हम देखते हैं हमारी कहाँ पर गलती है, हम कहाँ पर गलत हैं, तो फिर हम माफ़ी मांगेंगे। बहरहाल बैरिस्टर अली जफर साहब ने बताया जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक
تحریک انصاف کا جو مذاکرات کا طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں حکومت سے اور مقتدر حلقوں سے. یہ جو مذاکرات کرنے کی باتیں، اور خیر مذاکرات تو حکومت کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، مقتدر حلقوں کے ساتھ تو نہیں. انہوں نے حکومت کا ہی کہا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں. میں نے بات کی جب بانی سے جیل کے اندر جا کے کہ یہ سب کچھ باہر چل رہا ہے تو بانی بہت زیادہ غصے میں ہے. بانی جو ہے انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم پر الزام تھا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں. حکومت ہمیشہ کہتی تھی نا کہ یہ اور ان کا بانی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو کہتے ہیں ہم پہ یہ جو الزام تھا یہ ہم نے الزام جو ہے دور کر دیا. ہم نے مذاکرات کی، جب انہوں نے بات کی تو ہم نے شرائط کے پیش نظر مذاکرات سامنے رکھے، تو اب یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ سے، انہوں نے خان صاحب کا یہ انہوں نے پیغام دیا ہے. کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ پارلیمنٹ کے تھرو خصوصی کمیٹی جو ہے میری وہ مذاکرات کرے اور حکومت کے ساتھ، اور اس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے بیسٹ فورم ہے. خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جا کے آواز بلند کرائے اور اپنا احتجاج کا کارکن، یعنی کہ ایک مخصوص کمیٹی کے ذریعے پارلیمنٹ کے فورم پر مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بخوبی اندازہ ہے کہیں نہ کہیں کہ باہر سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے جس طرح سے مذاکرات کے جو طریقہ استعمال کر رہی ہے اس پہ ہمیں کافی زیادہ مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. اور پھر جو 85 ملزمان کا کل کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ اس پہ بھی ویلاگ کیا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ملٹری کورٹس کو دے دیے گئے. یہ جو 9 مئی کے پاکستان تحریک انصاف کے 85 جو ملزمان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ملزمان ہیں تو ان کا ملٹری کورٹس کو یہ فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے، یہیں سے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور یہ جو مذاکرات کرنے کا طریقہ ہے لیڈرشپ کا اس کو بدلا جائے. ایک اور اہم مدعا جی خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو میاں محمد نواز شریف صاحب ان سے ناراض ہیں. میاں صاحب سے انہوں نے بارہا ملنے کی کوشش کی. تقریباً دسمبر 2023 میں ان کی خان صاحب کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی تھی اور دسمبر 2023 سے لے کر یہ دسمبر 2024 جو ہے وہ 1 سال سے مسلسل کوششیں کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن میاں صاحب جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی، ان سے ملا ہی نہیں ہے کیونکہ میاں صاحب کافی زیادہ ناراض ہیں. خرم دستگیر صاحب وہ مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں جن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میاں صاحب ہمارا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، یہ ہم بالکل بھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. جس طرح سے فارم 47 کے ذریعے ہمیں یہ حکومت دی جا رہی ہے، فارم 47 دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ حکومت لینے سے انکار کر دینا چاہیے اور ہمیں ابھی وقتی طور پر سائڈ پر ہو جانا چاہیے کیونکہ پاکستان یہ کہا جا رہا ہے. خرم دستگیر کی جانب سے انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے ابھی ریسنٹلی، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی فارم 47 کی حکومت ہمیں لینے کی انہوں نے کہا تھا میاں صاحب سے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ حکومت مل جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات تو پہلے ہی کافی زیادہ خراب ہیں، مزید خراب ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں چانس مل جائے گا، لیکن اس طرح سے آپ حکومت نہ لیں. انہوں نے کہا جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے یاسمین راشد صاحبہ جس طرح سے لیڈ لے کے جیتی تھیں اور پھر راتوں رات وہ جو نتائج تبدیل کیے گئے تھے اور میاں صاحب کو زبردستی جتوایا گیا تھا. انہوں نے تب بھی کہا، انہوں نے کہا میاں صاحب سے میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب نہیں، اس طرح سے ہمارا جو وہ بیانیہ ہے نا ووٹ کو عزت دو والا وہ خراب ہو رہا ہے، ایسا نہ کریں. تو میاں صاحب نے میری بات نہیں مانی تھی. انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑے انکشاف کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب ان کی حکومت، ان کو ملک بدر تھے وہ اور ان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور پاناما کے کیسز ان پر چل رہے تھے اور بہت سارے کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو ان کیسز میں ان کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر جس طرح سے ڈیل کی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اور اپنے بھائی سے کہا کہ نہیں آپ آ جائیں، اب وزارت عظمیٰ کی کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ آئیں، آپ آتے ہی آ کے اس پہ بیٹھ جائیں گے. اور پھر مینار پاکستان میں جس طرح سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا، بیسیکلی ان کو یہ جو امید کی ایک کرن دکھائی تھی نا ان کے بھائی نے جس طرح سے ان کو ڈاج کیا تھا، یہ تمام تر صورتحال اس کی اب یہ خرم دستگیر صاحب کا انٹرویو واضح کر رہا ہے تمام تر حالات کو. اور خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں جی
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उस वक्त वजारत उज़्मा की कुर्सी नजर आ रही थी कि वो आएंगे और एकदम मतलब उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, लेकिन डील उस वक्त कर ली गई थी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके भाई ने उनका वो साथ नहीं दिया, ना हमजा ने दिया है, ना उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है ऐसे हालात में, जब वो मुल्क बदर थे, जो हालात थे उन हालात में मरियम ने उनको डिफेंड किया है, और जो मरियम ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया। और फिर मरियम तो उनकी साहबजादी भी है। अब वो चाहते हैं जी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जानशी मुस्लिम लीग नून की, और आइंदा आने वाला जो पाकिस्तान का सियासी जो मुस्तकबिल है उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठती हुई वो देख रहे हैं, और इस वजह से उनको वो तैयार भी कर रहे हैं। ज़ाहिर वालिद भी हैं वो, लेकिन दूसरी जानिब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑलरेडी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सियासत है ना, वो कहते हैं ना धंधा है पर गंदा है जी, और ये सियासत भी एक धंधा ही है। वो उसमें उन्होंने जिस तरह से अपने बेटे की कुर्बानी दी अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने के लिए, और फिर ये जो सूबा पंजाब है इसकी वजारत आला की कुर्सी पर मरियम नवाज शरीफ साहब को फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिठाया। ये कुछ लो और कुछ दो की जो पॉलिसियां थी, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब मजीद ये सिलसिला आगे ना बढ़े और शहबाज शरीफ साहब जो है अपने भाई से अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमजा और मरियम के इख्तलाफात, वो उस्मा बुखारी साहिबा का मैं देख रही थी एक वीडियो क्लिप जिसमें वो कह रही थी कि जब मिलते हैं हमजा मरियम से तो वो उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं पहले और फिर मिलते हैं। वो घुटनों को हाथ जो लगाए जाते हैं और अंदर खाते क्या चल रहा है, ये सब अब आइंदा आने वाले वक्त में नजर वाज़ेह होने जा रहा है। और इसकी जो मरियम नवाज शरीफ की वो जो चौधराहट वाला वो जो एक सियासी अंदाज है, उसमें तो वैसे भी बहुत सारे इनके सीनियर जो शाहिद हकान अब्बासी साहब छोड़ गए, मुफ्ता इस्माइल छोड़ गए, फिर जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत सारे मोहम्मद जुबैर साहब और बड़े नाम है जो कि मरियम की चुदराहट को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हम कायद के नीचे तो काम कर लेंगे, हम शहबाज शरीफ के नीचे तो काम कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, ये मरियम हो गई, हमजा हो गई, हम इनके नीचे काम नहीं करेंगे। और इसी वजह से वो सियासत से भी मुस्लिम लीग नून को भी अलविदा कह चुके हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में इनकी फूट जो है वो वाज़ेह होने जा रही है। वीलॉग से इजाजत दीजिए, आपकी फीडबैक की जरूरत है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।